Yes, good evening. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई, कोलिनर्जिक एजेंट है ना, नेक्स्ट कैटेगरी है एड्रेनर्जिक सिस्टम। हमने देखो दो तरह के सिस्टम बताए, दो तरीके के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। एक था, कह सकते हो, सिंपैथोमाइमेटिक। ध्यान से टॉपिक समझने की कोशिश करना। हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके के बेसिकली बताए थे, जो इनवॉलेंट्री फंक्शन शो करते हैं, मतलब हमारी इच्छा के अगेंस्ट, हमारी इच्छा पे नहीं रहते वो। एक था सिंपैथेटिक सिस्टम, एक था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक, सिंपैथेटिक सिस्टम में दो कैटेगरी जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। एक थी सिंपैथोमाइमेटिक, जिसमें एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ा हमने। ध्यान से समझना बात को। सिंपैथोमाइमेटिक, ये क्या सिंपैथेटिक एक्शन को बढ़ाते थे। दूसरा हमने पढ़ा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ये क्या करते थे, सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम को अपना काम नहीं करने देते थे। मतलब सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम क्या, सिंपैथेटिक सिस्टम को बढ़ाता था, सिंपैथेटिक सेक्शन के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम है उसको बढ़ाने का काम करता था। ठीक, लेकिन एड्रेनर्जिक सिस्टम उसको काम नहीं करने देता था, इसीलिए एंटागोनिस्ट था। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है पैरासिम्पैथेटिक। ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये हमारा इमरजेंसी में काम करता है, इमरजेंसी सिस्टम है ये हमारा। ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है ये रेस्ट कंडीशन में, इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो डाइजेशन वगैरह एकदम बंद हो जाता है, कोई डाइजेशन नहीं होता। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब आराम से रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है। इसमें भी हमारे दो सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और दूसरा कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो अब जैसे यहां पे सिंपैथोमाइमेटिक को हम क्या बोल सकते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम, एड्रेनर्जिक सिस्टम। उसी तरीके से इसमें क्या होंगे, दो सिस्टम, एक होगा कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम, और दूसरा होगा कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। दूसरा है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। याद रहे इसका क्या नाम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो जो कोलिनर्जिक सिस्टम है क्या करेंगे, इसका क्या नाम और क्या बोल सकते हो, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। जैसे यहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम में इसको क्या कहा, सिंपैथोमाइमेटिक, है ना। ये सिंपैथेटिक सिस्टम है बेसिकली, इसको तुम सिंपैथेटिक सिस्टम बोल सकते हो।
सिंपैथेटिक सिस्टम है ना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, कोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो ये कैटेगरी हमने ऑलरेडी पढ़ ली, सिंपैथोमाइमेटिक, और कल हमने देखा था एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पहली कैटेगरी जो है कोलिनर्जिक सिस्टम, राइट। और इसको आज हम खत्म करके कल शुरू कर देंगे हम लोग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी जो कोलिनर्जिक सिस्टम को नहीं काम करने देते, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स स्टार्ट करें तो कोलिनर्जिक ड्रग्स देख लो भाई सिलेबस में कहां पे है, ये देखो कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट, ये पोर्शन हमने देखो खत्म कर लिया था। ये पोर्शन ये देखो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट था, फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी ये हमारा खत्म हो गया विद स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी, स्टोरेज कंडीशन, यूज, प्रिपरेशन, ऑफिशियल प्रिपरेशन, ब्रांड नेम हमने खत्म कर दिया। ओके, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट, यहां पे कोलिनर्जिक ड्रग्स हो गई। फिर बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट कैटेगरी आएगी कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ओके, चलो भाई शुरू किया जाए आज की कहानी। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट क्या काम करते हैं भाई, कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, यानी हमारे शरीर को रेस्ट, आराम से सोने के लिए, आराम से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम बोलते हैं, या फिर इसी को कोलिनोमाइमेटिक। नाम याद रखना, ये नाम थोड़े से कठिन है, एक दो बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि अलग अलग नामों से एग्जाम में पूछा जाता है भाई। कोलिनर्जिक ड्रग्स पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, और तीनों एक ही हैं तो अलग अलग नाम से पूछ लेते हैं ना। या फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पे पूछा जा सकता है, कोलिनोमाइमेटिक एजेंट, ये क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब बेसिक काम क्या भाई, सिंपैथेटिक सिस्टम जो था हमारा इमरजेंसी कंडीशन में वो सब कुछ बढ़ा देता है। सब कुछ बढ़ा देने से मतलब शरीर के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन, शरीर के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन, है ना, और जितनी भी वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इनकी मसल्स में या स्केलेटल सिस्टम, भाई इमरजेंसी कंडीशन जैसे आदमी को भागना है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन उन ऑर्गन को दिया जाएगा जिनका काम इमरजेंसी कंडीशन में ज्यादा है। ये क्या करेंगे, सबको फिर से वापस स्लो डाउन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब समस्या टल चुकी है। तो जब समस्या आती है तो इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और जब समस्या खत्म हो जाती है तो फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बढ़ी हुई कंडीशंस को फिर अपनी पोजीशन पे लेके आ जाता है, राइट। जैसे स्टिमुलेट, ये क्या करता है, स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन सेम मैनर एज डज एसिटाइल कोलिन, जैसे कि एसिटाइल कोलिन। और इसका जो मेन ड्रग है कोलिनर्जिक सिस्टम का, दैट इज एसिटाइल कोलिन। क्या है, एसिटाइल कोलिन में स्टिमुलेट कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, हमने कल भी आपको बताया था कि कोई भी ड्रग जब तक हमारे शरीर में रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी, रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी, तब तक काम नहीं करेगी। देखो ये रिसेप्टर वगैरह के बारे में जरूरी नहीं है तुम्हारा जानना, थोड़ा मैं बताते इसलिए चलता हूं क्योंकि सेकेंड ईयर में मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा बैक लगने वाला और सबसे ज्यादा कठिन सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, सबसे बड़ा। इस बार भी देखो लगभग हर कॉलेज में अपने सीनियरों से पूछ के देखना किसमें बैक लगी, वो एक ही नाम लेगा, फार्माकोलॉजी में। किसमें बैक लगी, फार्माकोलॉजी में। और तुम्हारे में फर्स्ट ईयर में किसमें बैक लगी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लगी है। तो इस चीज को ध्यान रखना है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूं कि अगले साल भी तुमको दिक्कत ना हो, इस साल तो दिक्कत होने की का कोई मतलब ही नहीं। ओके, यूजफुल ट्रीटिंग एल्जाइमर डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, है ना। तो ये जो बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस और एल्जाइमर, या फिर यूरिनरी रिटेंशन मींस यूरिन पास ऑन नहीं होता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई डिसइंफेक्शन हो गया या इररेगुलेशन हो गया, तो उन सबको रेगुलेट करने का काम कोलिनर्जिक सिस्टम करता है। ठीक, सिंपली क्लासिफाई किया गया है, सिस्टम इज क्लासिफाइड, सिंपली क्लासिफाई किया गया है किसमें, डायरेक्ट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड इनडायरेक्ट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। कुछ ड्रग होती हैं, अब भाई सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कौन सी ड्रग काम करती है, एसिटाइल कोलिन। कौन सी ड्रग काम करती है, एसिटाइल कोलिन ड्रग काम करती है। कौन सी ड्रग काम करती है,
एसिटाइल कोलिन काम करती है ना। तो ड्रग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कौन सी है? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग वो ड्रग होती है जो क्या करती है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देती है। किसको? एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देती है। दूसरा, इनडायरेक्ट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कौन सी ड्रग है? जो इनडायरेक्टली, कुछ होती हैं सीधा एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएंगी डायरेक्टली, कुछ होती है साइड से मदद कर देती। भाई कुछ लोगों को मालूम है, कोई दोस्त है सीधे पैसे से मदद कर दी, या फिर उन्होंने क्या किया, जहां से सामान ले रहा है उस दुकानदार को पैसे दे दिए, बोले भाई उनसे पैसे मत लेना, इनडायरेक्टली मदद कर दी है ना। तो दो तरीके से ये ड्रग्स होती हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये कुछ ड्रग्स हैं, जैसे क्लासिफिकेशन डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में कौन सी है? एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल और पिलोकार्पिन। काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। देखो यहाँ सिलेबस मैंने लगा दिया, यही सिलेबस की ड्रग्स तुम्हारे में है। दूसरी, इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या करती है? कोलिनस्टरेज इनहिबिटर। क्या है? कोलिनस्टरेज इनहिबिटर। ये कोलिनस्टरेज इनहिबिटर इनडायरेक्टली कैसे काम करता है, इसके लिए थोड़ा सा टॉपिक तुमको समझना पड़ेगा। चलो भाई, जिस चीज से मैं बच रहा था कि ज्यादा डीप में ना जाना पड़े, क्लासिफिकेशन ने फंसा दिया। चलो थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, टॉपिक एकदम समझ में आ जाएगा। देखो हमारे शरीर के में क्या है, हमारा शरीर न्यूरॉन से मिलकर बना है। जैसे तुम्हारे घर में क्या होता है, तुम्हारे घर में जो बिजली का चारों तरफ क्या होता है, कनेक्शन किसके थ्रू होता है? वायर के थ्रू होता है। तो पूरे घर में करंट कैसे दौड़ता है? वायर से दौड़ता है। वैसे ही हमारे शरीर में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? नर्वस सिस्टम से, यानी न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है, नर्व के थ्रू जाता है, राइट। तो हमारे शरीर में वायर सिस्टम का काम करती है कौन? नर्व करती है। तो जाहिर सी बात है, नर्व बहुत बड़ी बड़ी तो है नहीं, छोटी छोटी सी नर्व है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तुमने देखा ही है, राइट। तो ये है एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ठीक। अब एक न्यूरॉन से मान लिया यहां पे एसिटाइल कोलिन है, यहां पे मैसेज आया, अब ये मैसेज एसिटाइल कोलिन यहां पे लेके आएगा, यहां पे रिसेप्टर्स हैं, है ना। ये एसिटाइल कोलिन यहां आ गया, अब ये एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर से बाइंड किया। बाइंड करने का मतलब जो मैसेज इसके पास था वो मैसेज इस वाले न्यूरॉन को दे दिया। इसी तरीके से ये आगे वाले न्यूरॉन को दे देगा, वो उसके आगे वाले न्यूरॉन को दे देगा। क्लियर? ये मैसेज चलता रहता है। अब ध्यान दो बात को, एसिटाइल कोलिन एक तरीका तो क्या है? डायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट एक्टिंग है, एसिटाइल कोलिन, कार्बाकॉल, पिलोकार्पिन, ये क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन के लेवल को सीधा बढ़ा देते हैं, मींस सिंथेसिस बढ़ा दिया। बढ़ा देंगे तो इसका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब भाई जितना इसके साथ बाइंड हो गया रिसेप्टर के, उतना तो अपना मैसेज जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है एसिटाइल कोलिन, वो क्या होगा? उसके लिए यहां पे व्यवस्था बनाई गई है, एसिटाइल कोलिन स्टरेज। ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, एसिटाइल कोलिन स्टरेज। ये क्या काम करता है? यहां पे जो एसिटाइल कोलिन बच गया है उसका डिग्रेडेशन कर देता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। अब देखो यहां पे, अब क्लासिफिकेशन तुमको समझ में आएगा। समझने की बात है, ये डायरेक्ट एक्टिंग क्या काम कर रहे हैं? ये सीधा एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। ऐसे कंडीशन पे जब इंसान के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल कम है, एसिटाइल कोलिन का लेवल कम है, तो ये ड्रग दी जाती हैं। हमने कहा ना, दवाई कोई ट्रीटमेंट नहीं करती, हमारे शरीर से कराती। ये ड्रग दोगे तो हमारे शरीर से एसिटाइल कोलिन ज्यादा बनवाएंगी, ओके। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो इनडायरेक्ट काम करती हैं, जैसे प्रेलिडॉक्सिम, नियोस्टिगमिन, इड्रोफोनियम, इथियोपिएट और टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये दवाएं क्या करती हैं? ये इसको नहीं बढ़ाती, एसिटाइल कोलिन को नहीं बढ़ाती, लेकिन एसिटाइल कोलिन स्टरेज जिसका काम है एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन करना, इस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देते हैं। ये क्या करते हैं? इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं ये एसिटाइल कोलिन स्टरेज को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब रिलीज नहीं होने देते। और जब ये रिलीज नहीं होगा तो बचा हुआ एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, मतलब एसिटाइल कोलिन यहां पड़ा रहेगा और एसिटाइल कोलिन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। पॉइंट क्लियर है?
तो इसीलिए ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है ना, इन्होंने क्या किया, ये तो डायरेक्टली सिंथेसिस बढ़ा दे रहे हैं इसको एसिटाइल कोलिन की, ये क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, जो डिग्रेडेशन करने वाला एंजाइम है उसको इनहिबिट कर दे रहे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा, कोलिन स्टरेज इनहिबिटर। क्लियर। इसको याद करने का तरीका है, एक भाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको क्या बोलते हैं, एसीपी, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है पुनीत। क्या नाम है, इनका नाम है पुनीत, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोले तो एसीपी पुनीत। पुनीत में खाली यू हटा दो, तुम खाली यू हटा दो, एसीपी से एसिटाइल कोलिन, सी से कार्बाकॉल और पी से पिलोकार्पिन। अब पुनीत में हमने कहा यू खाली हटा दो, पी से प्रेलिडॉक्सिम, एन से नियोस्टिग्मिन, ई से एड्रोफोनियम और दूसरा ई से इथियोपिएट और लास्ट में टी से टैक्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो एसीपी पुनीत अगर याद रहेगा तो कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट का तुमको क्लासिफिकेशन याद करने में समस्या नहीं होगी। आई होप टॉपिक समझ में आ रहा होगा। बताओ भाई, यहां तक अब तक जो पढ़ाया गया इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। देखो क्या है, मुझे लगना चाहिए कि तुम जिंदा हो, जहां पे बैठे हो और अलाइव हो, सिर्फ फोन लाइव क्लास चला के कहीं भाग नहीं गए हो। इसीलिए यस या नो में एटलीस्ट जवाब दे दिया करो, तो हमें भी लगता है कि हाँ भाई हम ब्लैंक स्क्रीन में नहीं है। तो लाइव से अगर नहीं बता पा रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो फिर मुझे लगेगा लाइव से अच्छा रिकॉर्डेड भेज दो, है ना। अगर प्रॉब्लम है भाई, लाइव में क्या है ना भाई, मेरी कोशिश हमेशा है कि मैं अच्छे से अच्छा, इसीलिए तुम खुद देखो, अगर मैं सिंपल क्लासिफिकेशन बता देता मेरा काम खत्म हो जाता। मैं खुद सोचता हूं कि ऐसा कौन सा तरीका निकालूं कि तुमको चीजें आसानी से याद हो जाएं, राइट, चीजें आसानी से याद हो जाएं। जैसे एसीपी पुनीत हो गया, मुझे बहुत बढ़िया लगा, है ना, सिर्फ यू हटाओ, एसीपी पुनीत, है ना, आराम से चीजें याद हो जाएंगी क्लासिफिकेशन। और इतने क्लासिफिकेशन है कि याद रखना कि जब बिना ट्रिक के याद नहीं रहेंगे। अभी तुमको चीजें आसान लगेंगी, मैं खुद बता रहा हूं, अभी तुमको चीजें बहुत आसान लगेंगी, लेकिन जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो यूपीबीटी की खास बात अगर मैं बताऊं तो यूपीबीटी गैप बहुत कम देता है, गैप बहुत कम देता है। एक पेपर दे के आओगे, है ना, दूसरे नंबर पे ज्यादातर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रहता है, पहले नंबर पे फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का पेपर दे के आए, अब पता लगा 6 बजे तक घर पहुंचे और अगले दिन सुबह 9 बजे फिर निकलना है तुमको केमिस्ट्री के पेपर के लिए, मतलब एक शाम मिलती है तुमको रिवीजन के लिए। तो उसमें क्या है, ये सारी ड्रग्स मिक्सअप हो जाती हैं। तो हमें उस दिन की तैयारी के साथ चलना है कि जब तुम्हारा एग्जाम हो इस तरीके से पढ़ाना है कि एक दिन में तुम्हारा रिवीजन हो जाए। बात समझ रहे हो। तो हम पूरे साल का फोकस नहीं कर रहे हैं, पूरे साल का होता तो इन ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही हो जाता, राइट। लेकिन तुमको एक शाम में रिवीजन करना है। अली रजा, बिहार में अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया बिहार का। जब तक तुमने क्वेश्चन पूछा, ग्रुप में भी पूछा, मैंने जवाब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था। अब चलो भाई, एसिटाइल कोलिन स्ट्रक्चर आ जाओ भाई। दो स्ट्रक्चर हैं इस कैटेगरी में, एक एसिटाइल कोलिन, एक नियोस्टिग्मिन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन की स्ट्रक्चर, नाम में क्या है, एसिटाइल ग्रुप है, नाम में क्या है, एसिटाइल ग्रुप है, ध्यान रहे, ठीक। अब देखो इसको बनाने का तरीका समझ लो, खाली 2 कार्बन 2 कार्बन। अब एसिटाइल ग्रुप है, यानी एसिटाइल ग्रुप क्या होता है भाई, ये लगभग एसिटाइल ग्रुप है ना, एसिटाइल ग्रुप है। एसिटिक एसिड क्या है, एसिटाइल ग्रुप ही तो है कि नहीं। और ये क्या है, 2 कार्बन से CH3 हो गया। ध्यान रखो टॉपिक को। अब एक चीज और ध्यान से समझो, तुमने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया, है ना। देखो मैं कुछ समझा रहा हूं तो उसका मतलब जरूर होगा, है ना। बिना मतलब के मैं कोई चीज समझाता नहीं हूं, इतना समझ लो। अगर मैं समझाऊं तो समझने की कोशिश करना, इसका मतलब जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका मैं बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए आसान कर देगा पढ़ाई, है ना। अमोनिया है, ठीक। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, H कर सकते हैं।
दोनों चीजें सेम है ना। अब एक चीज और समझो, अगर H H H इस तरह भी लिख सकते हैं, अमोनिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों? नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन ही क्यों लगते हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो जब कहीं पर भी देखोगे तो नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड ही होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 3 से ज्यादा लगा दिए गए, अगर 3 से ज्यादा, अब इसमें कितने हो गए? 4, अगर चौथा लग गया तो यहां पे प्लस का साइन आ जाएगा और इसका नाम अमोनिया से बदलकर क्या हो जाएगा? बताओ भाई, क्या हो जाएगा? अमोनियम। बताओ, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? इसका नाम अमोनिया से बदलकर अमोनियम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? अमोनिया से बदलकर अमोनियम हो जाएगा अगर चौथा लगाया। अगर 5 बॉन्ड लगा दिए तो 1 प्लस और, वो 5 से ज्यादा नहीं लगते, 5 से ज्यादा नहीं लगते, ठीक है। तो यहां पे 4 बॉन्ड आया तो 1 प्लस आ गया। क्लियर है? नहीं क्लियर तो क्लियर कर लेना, ये ऐसे ही है। ओके, चलो भाई, अब यहां तक की बात खत्म हुई। अब ये क्यों समझाया मैंने उसको समझो। अब देखो एसिटाइल ग्रुप, यहां से क्या करो, ये देखो CH3 क्या है? इसको क्या बोलोगे? इथेन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इथेन बोल दिया, ठीक। इधर 3 हाइड्रोजन, ठीक। हम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे 3 CH3 से, कर दिया। अब ये क्या हो गया? ट्राई मेथाइल अमीन ग्रुप हो गया, ट्राई मेथाइल अमीन ग्रुप हो गया। अब ध्यान से देखो, ये इथेन CH3 इथेन है, इथेन है। हम क्या करते हैं, सिंपली क्या किया हमने, एक एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 से CH2 हो गए और इधर एक एक बॉन्ड लगा दिया। यहां तक क्लियर? अब इधर एसिटाइल्स का ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसको इधर इधर लगा दिया, लाके हाइड्रोजन हटा दिया, इसको इधर लगा दिया और इसको इधर लगा दिया। बस तुम्हारा एसिटाइल कोलिन यही है। दिखा देता हूं, इतनी मेहनत मैंने इसलिए की यहां पे कि चीजें तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसान बना सकूं, बस। क्योंकि देखो समझ पैदा करनी जरूरी है, अगर समझ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। CH3 C डबल बॉन्ड O, थोड़ा और पास करते हैं। बोलो भाई, एसिटाइल ग्रुप आ गया है ना। ये क्या है? इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल ग्रुप, और यहां हमने कहा क्या लगा दो? CH3 CH3। अब ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड हो गए, इस नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड हो गए, ठीक। फिर इस पे क्या है, यानी यहां पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब विकास कुमार करे समझ नहीं आ रहा। विकास कुमार, इससे ज्यादा आसान और क्या करूं? अगर देखो क्या है ना, अगर हाई स्कूल इंटर में तुमने केमिस्ट्री का C नहीं पढ़ा है तो यहां चीजें रटनी पड़ेंगी, और अगर रट भी रहे हो तो भी रटने का भी तरीका यही है ना। बोलो भाई, देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर 2 कार्बन लगा दो और लास्ट वाले कार्बन पे N, और ये CH3 CH3 CH3। चूंकि नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड हो गए इसलिए यहां पे एक प्लस का साइन आएगा। यह है तुम्हारा एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर। बताओ भाई, कोई समस्या? एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर, अब इससे ज्यादा आसान और क्या मैं बना दूं भाई? ठीक। नंबरिंग की बात करो, नंबरिंग की 1 और 2। भाई देखो, मेरा अपना मानना यह है, केमिस्ट्री की बात करूं, अगर मेरे समझाने से समझ में नहीं आई केमिस्ट्री तो विश्वास मानो, तुम इंडिया में किसी भी टीचर को जाके ट्राई कर लो, किसी भी टीचर को, ओपन गारंटी है मेरी, अगर यहां नहीं समझ में आया तो केमिस्ट्री कहीं नहीं समझ में आएगी। क्योंकि मैं एक एक स्ट्रक्चर को खोल के पढ़ाता हूं, हर स्ट्रक्चर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर उसको एक साथ जोड़ के पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि जो चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएं।
समझ रहे हो? तो कोशिश मेरी यही है, तो थोड़ा सा एफर्ट अगर लगाओगे, एक दो बार देखोगे और मेरे साथ केमिस्ट्री अगर पढ़ने बैठते हो तो कोशिश करो कि कॉपी किताब लेके बैठो। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रीडिंग नहीं लगाई जाती, कभी नहीं, और नहीं समझ में आएगा तो पास भी नहीं होगे केमिस्ट्री में, ये भी जान लो। इसलिए समझने की कोशिश करो, है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा एफर्ट तुमसे भी चाहता हूं, थोड़ा एफर्ट तुम भी लगाओ भाई। चलो अब बात करते हैं दूसरी पोजीशन पे और पहली पोजीशन पे। पहली पोजीशन पे देखो ये सब्स्टिट्यूशन है, दूसरी पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन है। तो दूसरी पोजीशन से शुरू करते हैं। दूसरी पोजीशन से इसको क्या बोलोगे? एसिटाइल ग्रुप। ये क्या है? एसिटाइल। क्या है? एसिटाइल। ये क्या है? ऑक्सीजन लगा है तो क्या हो जाएगा? एसिटाइल ऑक्सी। क्या हो गया? एसिटाइल ऑक्सी। ठीक, एसिटाइल ऑक्सी के बाद क्या हुआ? देखो दुई कार्बन है, दुई कार्बन से क्या लिख दोगे? दो कार्बन से इथाइल हो गया, दो कार्बन से इथाइल हो गया। और उसके बाद पहली पोजीशन पे क्या है? ट्राई मिथाइल। क्या है? ट्राई मिथाइल। किस पोजीशन से अटैच है? एन से अटैच है, एन से, है ना, एन से अटैच है। तो 3 बार एन, 3 मिथाइल है ना। कितने बार भाई? ये वाला मिथाइल भी इसी एन से है, ये वाला मिथाइल भी इसी एन से है, ये वाला मिथाइल भी इसी एन से है। तो 3 मिथाइल के बारे में बात करनी, तो तीनों मिथाइल काहे से जुड़े हैं? इसी एन से जुड़े हैं। तो एन एन एन, ट्राई मिथाइल, एन एन एन, ट्राई मिथाइल। ठीक, अब ये क्या है भाई? ये कौन सा ग्रुप है? इसको बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम, है ना भैया। अमोनिया से अमोनियम हो गया। ठीक है, बताओ भाई। ये एसिटाइल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, तो एसिटाइल ऑक्सी हो गया। दो कार्बन से इथाइल होता है, उसके बाद इसी एन से ये तीनों मिथाइल हैं। तो तीनों मिथाइल के लिए चूंकि ट्राई मिथाइल है तो 3 बार एन लिखना पड़ेगा, ट्राई मिथाइल। और ये नाइट्रोजन किस पोजीशन पे है? अमोनियम। तो क्या बोला इसको? 2 एसिटाइल ऑक्सी इथाइल एन एन एन, ट्राई मिथाइल अमोनियम। याद रहे, ये एसिटाइल कोलिन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हो भाई? इस पोर्शन को पहले लिख लो। यहां पे देखो क्या लिखा? एन एन ट्राई मिथाइल। अब यहां पे देखो ये दो कार्बन के साथ हम इसको ले लें अगर अमोनियम को, तो क्या लिख सकते हो? इथेमिनियम। और फिर दूसरी पोजीशन पे एसिटॉक्सी है, कर सकते हो। तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नॉमेनक्लेचर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लिखने की कोशिश करो, कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्रांड नेम की बात करें तो मायोकॉल ई, म्यूसिस्ट और एन एसिटाइल सिस्टीन। म्यूसिस्ट, माइकॉल। याद रहे ये जो ब्रांड नेम है इनके नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एसिटाइल सिस्टीन के इंजेक्शन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। एसिटाइल किस नाम से है? म्यूकानिक्स के नाम से है। ठीक, पहले वाला ही ठीक है। जिस तरीके से भी देखो, मैं इसीलिए एक्चुअली क्या है ना, मैं इसीलिए हर तरह के आईयूपीएससी भी लिख देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आईयूपीएससी पूछ लिया, बोल दिया और बोला कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अब तुम कहोगे ये आईयूपीएससी तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, है ना। तो इसके लिए दोनों तरीके आने जरूरी हैं, एटलीस्ट तुम्हारे संज्ञान में होना चाहिए। प्रॉपर्टी कैसी भाई? सफेद रंग है और हल्का फुल्का गंध है। स्वाद कैसा है? बिटर है। अगर घुलनशीलता की बात की जाए तो पानी में बहुत घुलनशील है, एल्कोहल में घुलनशीलता कम है, यानी स्लाइटली सॉल्युबल इन एल्कोहल। ठीक है, ईथर में बिल्कुल घुलनशील नहीं। स्टोरेज हमेशा याद रखो, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर, और कंटेनर कैसे रहेंगे? लाइट रेजिस्टेंट रहेंगे। यूज की बात किया जाए तो यूज देखो एसिटाइल कोलिन में, बस ध्यान रखो कि जो इमरजेंसी कंडीशन में है उसका उल्टा यहां हो रहा है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता था? जब कभी कभी बाहर से पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए हो, उजाले से तुम पिक्चर हॉल में एकदम अंधेरा है ना, पिक्चर चालू हो गई, अंधेरा, तो तुम भाई हमारा शरीर क्या डिटेक्ट करता? अभी तो यार सुबह थी, अचानक क्या हो गया कि रात हो गई, यानी कुछ इमरजेंसी कंडीशन। आंखें बड़ी कर देता है, खूब आंखें फैला फैला के देखते हो कि नहीं? ऑटोमेटिक आंखें बड़ी हो जाती हैं।
उसी प्रोसेस को बोलते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल या मिड्रियासिस बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, ये ठीक उल्टा काम करेगा। इसका मतलब ये कब होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में, यानी मियोसिस, यानी आंखों को नॉर्मल कर देगा। यूज टू ऑब्टेन्ड मियोसिस ऑफ आइरिस, मियोसिस मतलब आंखों को छोटा कर देगा। जब कभी किसी की कटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की सर्जरी होती है, तो मोतियाबिंद की सर्जरी के टाइम पे उसकी आंखों में एड्रेनर्जिक सिस्टम की ड्रग पिलोकार्पिन वगैरह डाल दी जाती कि आंखों का डायलेशन हो जाए। क्या हो जाए, डायलेशन हो जाए, आंखें बड़ी हो जाएं, है ना। तभी तो सर्जरी हो पाएगी जब आंखें खुली रहेंगी। उसके बाद उनको नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक कैटेगरी की ड्रग दी जाती, जैसे एसिटाइल कोलिन है, तो आंखें फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती हैं। यूज टू पेनेट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी या इरिडेक्टोमी, अगर किसी की आइरिस में कोई दिक्कत आ गई है ना, मींस खुल बंद नहीं हो पा रही है या उसकी मसल सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो कंस्ट्रिक्शन करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एसिटाइल कोलिन का यूज करते हैं। यूज इन एंटीरियर सेगमेंट सर्जरी, रैपिड मियोसिस में भी रिक्वायर्ड, जल्दी जल्दी आंखें बंद करना, खोलना बंद करना अगर जरूरी है। रैपिड मियोसिस का मतलब होता है, याद रहे, मियोसिस का मतलब होता है आंखें छोटी करना, आंखें छोटी करना। अब आंखें छोटी करने का मतलब नहीं कि काट के फेंक दो, छोटी करने का मतलब सिंपल ये समझो, रिंग कैसा होगा एसिटाइल कोलिन का, रिंग, एसिटाइल कोलिन में रिंग है ही नहीं बेटा। मतलब पूरा एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ लिया, मुझे डाउट है यार तुम कैसे पढ़े हो। एसिटाइल कोलिन में रिंग कहां है? कौन सा रिंग होगा, ये सवाल ही नहीं उठता भाई। सिंपल तुमने क्या देखा, हमने वही तो बताया, CH3O, फिर 2 कार्बन हो गए, CH2 और फिर इधर N हो गया, इससे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं और इस नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होने की वजह से एक प्लस का साइन। तो यहां रिंग कहां दिख रही तुमको है? सूरज सिंह, एसिटाइल कोलिन का रिंग कैसा होगा, तो इसमें रिंग कहां है बेटा, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। रिंग कहां है इसमें, रिंग तो है ही नहीं। क्लियर है? कोई किसी को रिंग समझ में आई क्या? सिंपल नाम भी लिख सकते हो, एसिटाइल, ऑक्सी, इथाइल और NNN ट्राई मिथाइल और ये लास्ट में अमोनियम। क्लियर है स्ट्रक्चर? ओके, चलो आज यहीं तक रखते हैं। एसिटाइल कोलिन, इसकी प्रैक्टिस करो खूब, ताकि पता चले रिंग, और रिंग पता चल जाए किसी को तो हमको भी बताना। सूरज, एक काम करना, इसकी प्रैक्टिस करना और कौन सी रिंग है इसमें पता चले तो मुझे भी कल की क्लास में बता देना भाई। ठीक, तो कोलिनर्जिक सिस्टम अच्छे से और एड्रेनर्जिक सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लो, तभी कोलिनर्जिक सिस्टम समझ में आएगा, क्योंकि ये जस्ट इसका उल्टा है ना। और फिर नेक्स्ट ड्रग में एक स्ट्रक्चर IUPAC वाली ड्रग और बची है, नियोस्टेगमिन। चूंकि काफी हद तक सिमिलर है वो ड्रग, इसी से अगर उसको भी हमने पढ़ा दिया, उसमें देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है ना। तो उसमें भी एक N से 3 मिथाइल ग्रुप, लेकिन बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर हो जाएगा, तो कंफ्यूजन के चांस हैं, इसीलिए इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? चलो भाई, प्रैक्टिस करते रहो, स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स की तरह है, ध्यान रहे। चलो भाई, बाय बाय।